वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी तगड़े रिटर्न देने की यहाँ से संभावनाएं रखता है। और उस स्टॉक का चार्ट आपके सामने है और आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों में स्टॉक ने काफ़ी तगड़े रिटर्न दिए हैं। करीबन स्टॉक 4x से 5x हो चुका है और अब यहाँ से भी बहुत तगड़े रिटर्न की आशंका है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़े रेंज में शेयर ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से और मैं इस शेयर को काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं एक बड़े वॉल्यूम के साथ एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी। आज 5% के लमसम शेयर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद अब यहाँ से जब ये शेयर क्रॉस होगा, जो ये 2400 का जो लेवल है वो यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो शुरुआत करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कंपनी के बिजनेस को, कंपनी किस में लीडर है, कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है और साथ ही साथ समझेंगे कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के बारे में, ताकि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो कि अभी फ़िलहाल जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तब आपको क्या इसमें ऑप्शंस लेने चाहिए। इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड के नाम से है और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट अपडेट जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, ये इप्का लेबोरेटरीज ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसका नाम आ गया है। तो आने वाले समय में आपके इसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी दिखेंगे, जिसके कारण वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी और उसके कारण यहाँ पर आपको देख सकते हैं शेयर प्राइस में भी थोड़ा बड़ा इम्पैक्ट और थोड़े ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ ओवर ए डजन ऑफ API। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो आता है API का। API आपको सबको पता होगा, अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं तो हमने बहुत सारी कंपनीज़ हैं, चाहे वो लोरस लैब्स हो गया, चाहे और दूसरे न्यूलैंड लैब्स हो गया, तो हमने काफ़ी API कंपनीज़ पे रिजल्ट बनाए हैं और साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंडिंग दी है। तो API क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि किसी भी पर्टिकुलर दवाई में ऐसा प्रोडक्ट, क्योंकि देखो दवाई की जो गोली होती है वो सेम ही होती है, बट उसमें जो प्रोडक्ट डलता है जो पर्टिकुलर किसी चीज़ को क्योर करता है उसे बोलते हैं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या API। उसके कारण वो पर्टिकुलर चीज़ होती है वो क्योर होती है और वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये कंपनी के पास कई सारे पेटेंटेड APIs हैं और कई पेटेंटेड प्रोसेसेस हैं, फॉर्मुलेशंस हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है वो पेन मैनेजमेंट, कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन, एंटी मलेरियल, एंटी एमेटिक, एंटीबायोटिक, एनालॉजिस्टिक, एंटी डायबिटिक फॉर्मुलेशंस फॉर कफ, कोल्ड थेरेपी, स्किन प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके के एक वाइड रेंज ऑफ APIs कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ में एक में कंसंट्रेशन नहीं होने के कारण यहाँ पर एक ये चीज़ बढ़िया हो जाती है कि आप डाइवर्सिफिकेशन चल करके चलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है चीज़ों को ग्रो करने में। और आप जब लीडिंग सप्लायर होते हो API का तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ या पर्टिकुलर चीज़ अगर किसी भी कंट्री में ज़्यादा फैलती है तो कहीं ना कहीं इस पूरी चीज़ को बूस्ट मिलता है। अगर हम देखते हैं कोरोना वायरस जब से आया है तब से बहुत सारी कंपनियां हैं जो काफ़ी बूस्ट हुई है। फार्मास्यूटिकल में बहुत टाइम तक यहाँ पर रैली रही है और उसका जो रैली का रीज़न है वो ये कि है कि अगर आप वाइड रेंज ऑफ APIs बनाते हो, R&D आपका जब अच्छा होता है। और इप्का लैब को जाना जाता है कंपनी के R&D के लिए, कंपनी की APIs के लिए। और वहाँ पर आप देख सकते हैं एटेनोल, क्लोरोक्वाइन एंड आर्टेमिनिसिन डेरिवेटिव। तो ये मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी। बाकी ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, एक अस्थमेटिक है, ड्यूरेटिक है, एंटी मलेरियल है और एंटी हाइपरटेंसिव है। तो ये सारे जो हैं उनमें कंपनी लीडिंग है और कंपनी इज़ द लीडिंग सप्लायर ऑफ दैट API। और मलेरियल की अगर हम बात करें तो फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि मोर देन 350 फॉर्मुलेशन बनाती है, 80 से ज़्यादा API बनाती है। और थेरेपिक सेगमेंट इप्का इज़ अ लीडर इन द एंटी मलेरियल स्पेस विद द मार्केट शेयर ऑफ ओवर 34% इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ हिस्ट्री कंपनी के साथ छुपी हुई है। 34% का मार्केट शेयर है एंटी मलेरियल स्पेस में। साथ ही साथ अब आ जाते हैं कंपनी के, अगर हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट का क्या व्यू है। अगर हम इप्का लैब की मैनेजमेंट का व्यू और देखें, एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करें तो मैनेजमेंट यहाँ पे बताता है कि ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट है $1.35 ट्रिलियन का, जिसकी CAGR है 4% से ग्रो हो रही है। बट इनका जो गाइडेंस है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए वो करीबन 20% से ग्रोथ का है, जो कि करीबन ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे 5 गुना से भी ज़्यादा है। और वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफर्ट देता है कि कंपनी कितना आगे यहाँ पर इंटेंस है अबाउट द ग्रोथ। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड R&D के कारण कंपनी को इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में ग्रोथ का चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा कंपनी का ये मानना है कि PLI स्कीम जिस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर अप्रूव करने वाली है, PLI स्कीम के कारण यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट आने वाला है।
टोटल ओवरऑल इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के साथ साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इस सेक्टर में आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट यहाँ पे माना जाता है थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें वॉल्यूम, क्योंकि इंडिया का जो पूरा मार्केट है उसमें सबसे जो ज़्यादा काम होता है वो होता है जेनरिक मेडिकेशन में, और वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट मेडिकेशन माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्लोबल जेनरिक एंड एपीआई बिजनेस की, तो R&D एक्टिविटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग अलायंस के कारण यहाँ पर इंडिया का जो पूरा लोकेशन है वो काफ़ी प्रेफर्ड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी वैल्यू चेन है वो काफ़ी सस्ते में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। इसके चलते यहाँ पर जो इंडिया का जो मार्केट है वो काफ़ी हद तक ग्रो होता हुआ नज़र आने वाला है आपको आगे आने वाले सालों में। ये तो हो गया आउटलुक। अब आ जाते हैं कंपनी की, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था उसको आप देखेंगे तो करीबन 17% की 17.36% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल बेसिस पे बात करें, मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पे बात करें, तो 16.27% की ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवरऑल कंपनीज़ हैं जो लगभग 20% के लमसम ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा ऑपरेशन जो प्रॉफिट है, अगर हम बात करें प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पर बहुत बड़ी जंप यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 74.84% का जंप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। टोटल ब्रेकअप ऑफ सेल्स की बात करें तो 14% फॉर्मुलेशन बिजनेस से निकल के आता है, एपीआई बिजनेस से 18% एंड टोटल सेल्स 18% यहाँ पर निकल के आता है। डोमेस्टिक मार्केट केवल छोटा सा मार्केट है, वहाँ से 9% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है ओवरऑल लेवल पे, और एक्सपोर्ट में यहाँ पर 27% की एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो 2019-20 काफ़ी ज़ोरदार था, और उस कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी रही ओवरऑल कोरोना वायरस को देखते हुए भी, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट केवल 9% से ग्रोथ हुआ है। बट आने वाला जो गाइडेंस है कंपनी का वो काफ़ी तगड़ा है, और उसके कारण ही ये कंपनी चूज़ की है, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ है। इसके अलावा एक और जो चीज़ चुनने का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है कि कंपनी में जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, जो मैं आपको आगे आने वाले समय बताऊंगा, वो काफ़ी तगड़ा है। तो वो यहाँ पर आपको आज दिखाते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 17.74 से 24% हो चुका है, और वहीं अगर हम बात करते हैं 14.72 से नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.93, जो कि काफ़ी बड़ा आप कह सकते 33% से ग्रोथ है नेट प्रॉफिट मार्जिन में, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 25% हो चुका है 17% से। तो ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी एक काफ़ी ग्रोइंग फेज में है, और काफ़ी हद तक पिछले साल में कंपनी ने तगड़े रिटर्न दिए। फार्मा पूरा सेक्टर ही यहाँ पर तगड़े रिटर्न दे रहा था, बट एक होता है ना कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर आपको चुनना पड़ेगा। तो ये कंपनी एक ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो मिड केप फार्मा में आपको काफ़ी तगड़े रिटर्न आपको यहाँ पर देगी आने वाले फ्यूचर में। और आप देख सकते हैं कि लगातार कंसिस्टेंटली स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी के फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग साइट की बात करें, सिल्वासा एंड SEZ इंदौर में यहाँ पर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एपीआई के, और यूएस FDA का एक इंपोर्ट अलर्ट पड़ा है रतलाम सेंटर पे। तो ये जो दो बिजनेसेस हैं, सिल्वासा, SEZ इंदौर और रतलाम वाला, इन तीनों पे यूएस FDA का इंपोर्ट अलर्ट है, केवल इंपोर्ट अलर्ट है। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेगुलेटरी और कंप्लाइंस इशू को कंपनी रिजोल्व कर देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस में कंपनी ने बताया कि कंपनी का 19th लार्जेस्ट इन डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट में कंपनी का नाम आता है IQVIA के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लेवल पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट्स की, तो Q1 रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं एक तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने शो की है। अगर हम बात करते हैं 30 जून 2020 की, तो करोड़ में फिगर है, और 1485 से 1478, तो ये तो न्यूट्रल है। बट अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2021 की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स 40% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स में यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूमर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके चलते यहाँ पर कॉस्ट बढ़ी है। बाकी ओवरऑल लेवल पे ज़्यादा फ्रंट में कोई भी चेंज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि सेकंड लहर, कोरोना की जो सेकंड लहर है उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फार्मा इंडस्ट्री पे वापस से आया है, और उसके कारण कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है कंपनीज़ को जो कि फार्मा के APIs बनाती है। और इसके चलते अगर हम ओवरऑल लेवल पे बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है जो 453 से कट के 284 हो गया है। और अगर पिछले साल के कंपेरिजन में, पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में बात करें तो 151 से बढ़कर 284, तो ये दिस इज़ द फ्रंट जहाँ पे हमारे को थोड़ी नज़र होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ और चीज़ों की, तो वहाँ पे अब यहाँ पर आपको निकल के आता है
जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है वो है कंपनी का चार्ट। टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी में प्राइस एक्शन किस तरह से हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये कंपनी में आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल लेवल पे अगर हम देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स प्रीवियस ईयर्स में दिए हैं। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि अगर कोरोना की थर्ड लहर आती है तो यहाँ पर आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले जो सेकंड और थर्ड क्वार्टर है वहाँ पे बहुत ही तगड़े रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 1999 से 1999 से लेकर देखोगे तो यहाँ पर अगले पिछले 2014 तक आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने बना के नहीं दिया। बट ओवरऑल केमिकल और फार्मा सेक्टर यहाँ से बूस्ट करने लगा है 2019-20 से, और वहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़े रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। अब इस कंपनी को सेलेक्ट करने की चॉइस क्या है? इस कंपनी को सेलेक्ट करने की चॉइस है मैनेजमेंट का गाइडेंस, जो कि कंपनी ने बताया कि करीबन 20% की ग्रोथ हम आगे आने वाले समय में देने वाले हैं। दूसरी चीज़ कंपनी के टेक्निकल पैटर्न्स जो कि ब्रेकआउट का यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। और थर्ड चीज़ है कि कंपनी का बढ़ता हुआ मार्केट शेयर। कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है फ्रॉम, अगर हम बात करें एंटी मलेरियल एक्टिविटीज़, एंटी मलेरियल जो डिसीजेज़ होती हैं उसमें, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दी है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आपको यहाँ पर स्टॉक को तब चुनना है तब जब यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आज एक अच्छा वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम था। अगर ये वॉल्यूम के साथ यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आता है तो आप यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा पैटर्न है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और फ्लैग पैटर्न जब भी बनता है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं बढ़ती हुई नज़र आती है। तो 2400 रुपये आपका एक अभी CMP चल रहा है। अगर आप 2450 रुपये के लमसम भी खरीदते हैं, जो कि एक वॉल्यूम है जो कल मेरे हिसाब से आना चाहिए, और 2400 से 2450 रुपये के लेवल से यहाँ पे आप खरीद के पहला शॉर्ट टर्म टारगेट 2500 रुपये, 2500, और दूसरा शॉर्ट टर्म टारगेट है जो 2600 रुपये के लेवल्स आपको दिखा सकता है फ्रॉम दिस फ्रंट। एंड सेकंड थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेरे को लगता है कि टारगेट मैं देने वाला हूँ। 3000 रुपये का लेवल्स है। 3000 रुपये से 3000 रुपये का लेवल मेरे हिसाब से सही रहेगा, जो आपको इस ईयर एंड तक, मतलब कि दिसंबर 20 तक आपको देखने को दिसंबर 20 नहीं, मार्च 21 तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन रहेगी, और इसका जो पूरा है वो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये सब पूरा डिपेंड करता है ये इस ब्रेकआउट पे। और ये ब्रेकआउट नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, स्टॉक को थोड़ा सा कंसोलिडेट और होने दें, कि यहाँ ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर एक फोर्स ब्रेकआउट आके और वापस से स्टॉक रीबाउंड हो जाए। क्योंकि अगर कोरोना की जिस तरह से केसेस चल रहे हैं अभी थोड़ा नॉर्मल है, अगर कोरोना के थोड़े से भी केस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। एंड लॉन्ग टर्म में मैं इस कंपनी के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि किस रीजन है जिसके लिए हमको कंपनी को सेलेक्ट किया है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए सबसे पहले तो आपका सभी का धन्यवाद। अब आपका काम है कि चैनल में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और कोई स्टॉक है आपको लगता है जो हमारे को जिस पर वर्क करना चाहिए वो आपको मैं बता दे, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको और कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है वो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको और स्टॉक जो चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी और रिपोर्ट्स भी शेयर करते हैं, तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप के भी कनेक्ट बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं।